तो भाई हम लोग बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और वॉन्डरवॉल फोर्सेस हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज हमको वॉन्डरवॉल फोर्सेस कंप्लीट करना है, तो हम लोग वॉन्डरवॉल फोर्सेस कंप्लीट करेंगे और हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आज बात स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना कंप्लीट होता है। वील ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन। अगले लेक्चर तक तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो यहां तक आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद है। दो कैटेगरीज हमारी ऑलरेडी हो गई थी, कीसम फोर्सेस और डिबाई फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और जो लंदन फोर्सेस होते हैं या डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, ये अपने को पढ़ना थे, राइट। अच्छा, मैंने प्री रीड करने को बोला था, थोड़ा सा किसी ने किया क्या प्री रीड? एनसीईआरटी में गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर में दिया हुआ ये शुरुआत में किया। वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे लोगों ने प्री रीड किया है, बहुत ही अच्छा। चलो तो अपन यहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग एंड देन वील अंडरस्टैंड कि भाई कैसे ये फोर्सेस काम करते हैं। और अभी हम लोग फैक्टर्स पे भी बात करेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल के अंदर हेडिंग के अंदर लिखना स्टार्ट करो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, साथ साथ में लिखते जाओ। तो these forces exist between these forces exist between non-polar molecules. Non-polar molecules, full stop. Example C6H6, ये आपका बेंजीन है विथ C6H6, दो बेंजीन रिंग के साथ आपस में। या फिर आपके पास मीथेन है CH4 एंड CH4, या फिर CH4 एंड CCl4, है ना। या फिर यू हैव xenon एंड xenon, नोबल गैसेस। या यू हैव H2 प्लस H2, जितने भी पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पेयर्स हैं वो सब। देन यू हैव Cl2 एंड Cl2 एटसेट्रा। मतलब जरूरी नहीं है सिमिलर एटम्स मॉलिक्यूल्स हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। एक पेयर और ऐड कर ले, यू कैन हैव H2 एंड Cl2 एज वेल। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स बन जाएंगे। इन सब पेयर्स में जहां दोनों स्पीशीज नॉन पोलर है, बेंजीन विद बेंजीन इज नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर, मीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन इज नॉन पोलर, ये जितने भी हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिखे हैं सब के सब नॉन पोलर हैं। तो जो फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस या लंदन फोर्सेस कहते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल क्यों कह रहे हैं ये मैं समझाता हूं, इतना लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट डज दिस मीन। लिख लिया सबने? हाँ, तो अब देखते हैं कि कैसे होगा। देखो जरा मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। मान लो अपन इस एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट CH4 एंड CCl4। ये चलो पहले सिमिलर ले लेते हैं, CH4 और CH4 ले लेते हैं ना। तो आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें CH4, ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास, सिमेट्रिकल है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता इसमें नॉर्मली। नहीं, कॉस्ट तो बेटा रिएक्शन नहीं करा रहे ना, H2Cl2 का किसी बात कर रहे हो? H2 और Cl2 पेयर तो रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे ना। तो आपके पास एक CH4 और एक ये दूसरा CH4 है, ये इंडिविजुअली नॉन पोलर होता है ना। इंडिविजुअली
when symmetrical CH4 is non-polar, राइट? नॉन पोलर होता है, हाँ या ना? तो अब हमने जब इनकी स्ट्रक्चर स्टडी करे थे तो हमने CH4 एक स्टेशनरी मॉलिक्यूल लिया और उसमें देखा भाई बॉन्ड एंगल्स कितने आ रहे हैं, और यहाँ बॉन्ड एंगल आया था 109.5 डिग्रीज, इतना आ गया था। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर था, डाइपोल जब हमने बनाए थे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सिमेट्रिकल डाइपोल्स आ गए थे और डाइपोल मोमेंट जो है वो अपना जीरो आ गया था। बट होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स कीप मूविंग अराउंड, ठीक है? जैसे आपके पास ये CH4 गैस का सैंपल है, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मूव करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, दे कीप मूविंग कंटिन्यूअसली इन रैंडम डायरेक्शन। ऐसा ही होता है बच्चों सब जगह, है ना? रूम टेम्परेचर पर अगर कोई गैस रखी है तो इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं। जब ये मूव करेंगे तो किसी से जाके टकराएंगे भी, या तो दीवार से या आपस में टकराएंगे, और इनके मूवमेंट और कोलिजन्स की वजह से इनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल्स बन जाते हैं ड्यू टू डिस्टॉर्शन। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल ड्यू टू डिस्टॉर्शंस, तो मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकल बनता है, लेकिन हमेशा सिमेट्रिकल नहीं रहेगा हर वक्त, उसमें कोलिजन्स होते रहेंगे, कुछ डिस्टॉर्शंस होंगे। अगर कुछ भी डिस्टॉर्शन हुए, है ना, कोई भी बॉन्ड अगर तुम्हारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, या उनके एंगल बढ़ गए थोड़े से, या कहीं के एंगल कम हो गए, तो बेटा सिमेट्री खराब हो जाएगी, है ना? डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था जब अपना मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, बट अगर डिस्टॉर्शन हो तो सिमेट्री खराब होगी, और सिमेट्री खराब होने की वजह से आपके पास बनेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल। लेट्स से इसका कुछ इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट आ जाता है, इस तरफ लेट्स से डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है और इस तरफ डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, तो इसको कह रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ये जो बन रहा है एट एन इंस्टेंट ड्यू टू सम डिस्टॉर्शंस। यहां तक एवरीवन इज विद मी? सब लोग सुन रहे हैं बात को? समझ में आ रही बात क्या चल रही है? बिल्कुल। अब इसलिए इसका नाम भी देखो, दो अलग अलग वर्ड्स लिखे हमने, एक लिखा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा लिखा है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो बेटा अगर ये दोनों मॉलिक्यूल पास पास थे, एक CH4 और दूसरा CH4, और इसमें किसी भी कारण से, रीजन कई सारे हो सकते हैं, बट किसी भी रीजन से अगर डिस्टॉर्शन होता है और डाइपोल बनता है, तो क्या अब ये डाइपोल इसको इफेक्ट करेगा? अगर इसके बगल में रखा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके डाइपोल को भी इफेक्ट करेगा, है ना? तो अब बिल्कुल, तो ये अब बगल वाले में करेगा इंड्यूस। ये खुद डिस्टॉर्ट हुआ अगर, तो ये बगल वाले को भी थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करेगा, बिल्कुल। तो यहां ये कर देगा, दिस विल कॉज इंड्यूस्ड डाइपोल ड्यू टू नेबरिंग इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो अब इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इंडिविजुअली अकेले अकेले तो नॉन पोलर होते हैं जब अगर रखे रहते हैं सिमेट्रिकली तो, बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, मॉलिक्यूल्स कीप मूविंग, दे कीप कोलाइडिंग, उनमें डिस्टॉर्शंस होते हैं, थोड़े भी डिस्टॉर्शन होते हैं, तो डिस्टॉर्शन की वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल बनते हैं। एक बार किसी एक मॉलिक्यूल में बन गया तो पड़ोसी को इफेक्ट करेगा, पड़ोसी किसी और को इफेक्ट करेगा, तो फिर ये चेन चलती रहती है। जैसे आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल थे, किसी में भी एक बार इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया तो पड़ोसी को इफेक्ट करेगा, वो किसी और को इफेक्ट करेगा, तो फिर ये चेन चलती रहती है, मतलब देयर इज अ कंटिन्यूअस चेन दैट कीप्स डिस्टॉर्टिंग दी मॉलिक्यूल्स। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, या जिसका नाम लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। ओके, अब इसको ड्रॉ कर लो, और अपन समझते हैं कि अब इनको कंपेयर कैसे करना है। मेन चीज अपने को जो जरूरत पड़ेगी
वो इनको कंपेयर करने की होगी कि भाई इसके फोर्सेस ज्यादा अच्छे हैं कि इसके फोर्सेस ज्यादा अच्छे हैं, किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छे हैं, कब ज्यादा अच्छे हैं, H2 का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा है या Cl2 का ज्यादा अच्छा है, और अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा है तो उससे क्या इफेक्ट होता है वो भी हम देखेंगे, है ना। तो ये डायग्राम बना लो, ये डिटेल्स लिख लो, फिर अपन इनके फैक्टर्स लिखते हैं और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। सबने ड्रॉ किया? कर लो कर लो कर लो, आई एम वेटिंग। और जिन लोगों ने ड्रॉ कर लिया मैं उनके लिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने को दे देता हूँ कि अगर बेटा दो मॉलिक्यूल के बीच में या कोई भी मॉलिक्यूल का सैंपल हमने ले लिया, मान लो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल ले लिए, एक जगह H2 ले लिए, एक जगह Cl2 ले लिए, एक जगह Br2 ले लिए, एक ही एक टाइप के मॉलिक्यूल के सैंपल ले लिए, तो अगर इंटरैक्शंस बढ़ाएंगे किसी भी तरीके से, दो मॉलिक्यूल्स या एक टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा देंगे, तो उस सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या हम? कुछ कह सकते हैं? हाँ, कुछ लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं। तो इंटरेक्शन बढ़ा देंगे तो बॉईल करना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, सही बात है ना। मुश्किल हो जाएगा बेटा, बॉईल मतलब मॉलिक्यूल तोड़ना नहीं है, मॉलिक्यूल को दूर दूर ले जाना है। तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, अगर इंटरेक्शन ज्यादा है तो इनको दूर ले जाने में मेहनत ज्यादा लगेगी, है ना। अगर थोड़ा बहुत किसी ने पीरियड किया होगा तो ये इस टाइप के कुछ वर्ड्स या लैंग्वेजेस आपको कहीं पढ़ने को मिली होगी कि भाई अगर फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो इंटरेक्शन ज्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट या गैसेस में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। पढ़ा था ऐसा कुछ? हाँ, तो अपन भी बात करेंगे इस पे। गुड गुड, ज्यादातर लोगों ने सही गेस कर लिया। चलो, तो इन द मीन टाइम आई थिंक सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ जाएं, थोड़े फैक्टर्स पे बात कर ले और फिर उस पे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अगली जो सब हेडिंग तुमको लिखनी है वो लिखनी है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस। नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो फैक्टर्स affecting forces of interactions. Number one, polarity, और उसके ब्रैकेट में लिख लेना डोमिनेटिंग फैक्टर। तो मॉलिक्यूल्स अगर पोलर होते हैं, उनमें परमानेंट डाइपोल अगर होते हैं, तो उनके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं। नंबर वन, पोलैरिटी इन ब्रैकेट डोमिनेटिंग फैक्टर, उसमें लिखो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, strength of interaction is directly proportional to polarity in bracket existence of permanent dipole और चार्जेस। तो परमानेंट डाइपोल या चार्जेस होंगे तो इंटरेक्शन ज्यादा होगा, बिल्कुल सारे वॉन्डरवॉल्स के लिए ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपेयर करेंगे ना, अपन ने तीन फोर्सेस लिखे थे, कीसम, डेबाय और लंदन, तो अपन तीनों को कंपेयर करेंगे इससे। तो बेटा परमानेंट डाइपोल किस में होते हैं? दोनों,
परमानेंट डाइपोल कौन से टाइप के फोर्सेस में थे? की सम में, है ना? तो अपना जो देयरफॉर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो था, यानी कीसम फोर्सेस जो थे, इनका इंटरेक्शन विल बी मोर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल which was Debye, and this will be lesser than instantaneous dipole induced dipole. ये हो जाएगा तुम्हारा लंदन फोर्सेस। तो कीसम इंटरेक्शंस या फोर्सेस आर ग्रेटर देन Debye फोर्सेस आर ग्रेटर देन लंदन फोर्सेस बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी फैक्टर। जो सबसे ज्यादा पोलर है उसके इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। इसका एग्जांपल भी अपन यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल, फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं यहाँ बोल दूं, काफी सारे बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हमने पहले पढ़ी थी बॉन्ड पैरामीटर्स में, याद है? पढ़े थे हमने, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड और इस टाइप की चीजें पढ़ी थी, है ना? पी पाई पी पी सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन एस एस सिग्मा, ये सब बातें। उन बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉइलिंग पॉइंट से लेना देना नहीं है ना? वहां बॉन्ड तोड़ने की बात थी, है ना? देखो मैं आपको बता भी देता हूं, एच और एच के बॉन्ड का H2 के बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये विद इन द मॉलिक्यूल की बात है और ये बिटवीन द मॉलिक्यूल की बात होती है ना? दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड दिस इंटरेक्शन रिलेट्स टू बॉइलिंग पॉइंट। तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, हाँ, है ना? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ में आती है? एक चीज इंट्रामोलिक्यूलर है और एक चीज इंटरमोलिक्यूलर है। हमको बॉइलिंग पॉइंट के लिए इंटरमोलिक्यूलर देखना है ना? मैं लिख भी देता हूं इस बात को, नोट करके लिखवा दूंगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना? जो कह रहा हूं मैं लिखवा दूंगा नोट करके यहाँ पर, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। बिल्कुल, तो अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर मैं नोट करवा दूंगा इसको। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के ब्रैकेट में लिख लेना इंटरमोलिक्यूलर इंटरैक्शंस। तो HCl और Cl2 या आयोडीन Cl और Br2, इनमें किस में इंटरेक्शन ज्यादा होंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों केसेस के लिए, मतलब HCl और Cl2 में किसका ज्यादा, और ICl और Br2 में किसका ज्यादा? HCl और Cl2 में किसका ज्यादा होगा? किसमें परमानेंट डाइपोल है, किसमें कीसम फोर्सेस हैं, ये बताओ? HCl में है ना? भाई ये पोलर है परमानेंट, तो HCl और HCl इज इन द कैटेगरी ऑफ कीसम फोर्सेस। अच्छा, Cl2 किस कैटेगरी में जाएंगे? किस कैटेगरी में जाएंगे? लंदन फोर्सेस की कैटेगरी में। बिल्कुल। तो इसी लॉजिक से अगले वाले का भी आंसर बता सकते हैं अपन, इन दोनों में क्या होगा? ICl मोर देन Br।
राइट। ठीक है, और इसके नीचे अपन नोट भी लिख लेते हैं, राइट डाउन अ नोट, जो बात मैं कह रहा था उसके लिए। कि टू कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट्स, to compare boiling points, intermolecular interactions are to be compared, to compare boiling point, intermolecular interactions are to be compared, full stop. Intramolecular interactions, in bracket, like bond strength, do not play a role in boiling point comparison. तो बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शंस जो विद इन द मॉलिक्यूल के जो इंटरेक्शंस है उनका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये लिखा। यहां तक लिखा सबने? सिर्फ वेदिका का रिप्लाई आया मेरे पास अभी, अब आ गए बाकी लोगों के भी। ठीक है, लिख लो, गिरजा लिख लो जल्दी। ओके, प्रेषा, हर्ष, चयन, रमन, हिमांशी, कुमुद, आदित्य, अब रिप्लाईज आ रहे हैं सब लोगों के, सही है। डन। वृद्धि, सुजल, गिरजा बेटा तुम्हारा भी हो गया। जयराज गुड, हिमांशु बढ़िया, जल्दी करो बेटा, लिख लो, जल्दी से लिख लो। सही है, काफी सारे लोगों का रिप्लाई आ गया है। कौन कौन बचा है? अब तो हो गया सबका आई गेस। चलो, अच्छा, अब एक बात बचती है कि भाई डाइपोल्स अगर हैं तो डाइपोल मोमेंट वगैरह कंपेयर हम कर लेंगे। डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना भी हमने सीखा था जब हमने डाइपोल पढ़ा था, तो हमने देखा था भाई कंपेयर करना हो, कब मॉलिक्यूल पोलर है कब नॉन पोलर है, वो तो ठीक है। अब अगर दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएं, जहां इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स बनने हैं, तो वहां पर भी कुछ फैक्टर्स हमारी हेल्प कर देते हैं। तो अगर जैसे Cl2 और H2 को कंपेयर करना है, अब Cl2 भी नॉन पोलर है, H2 भी नॉन पोलर है, सर अब कैसे कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट? तो उसके लिए अपने पास एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, मोलर मास या फिर साइज। तो जो अपना इंस्टेंटेनियस डायपोल होता है ना, ये मास पर या साइज पर बहुत डिपेंडेंट होता है। तो जनरली क्या होगा कि जिसका साइज बड़ा होगा उसका मास भी ज्यादा होता है जनरली, बट जितना बड़ा साइज हो जाएगा उतना इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, मतलब उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो इस बात को कि बेटा आपके पास दो बॉल्स हैं, है ना, लेट्स से यू हैव टू डिफरेंट साइज बॉल्स, एक बहुत बड़ी सी बॉल है, एक बहुत छोटी सी बॉल है। तो अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टॉर्शन अगर हम क्रिएट करें, तो एक तो डिस्टेंस इस बड़े बॉल में ज्यादा आने वाला डाइपोल के अंदर, है ना। डाइपोल का डाइपोल मोमेंटम में हमने क्यू क्रॉस डी लिखा था, याद है? क्यू क्रॉस डी फॉर्मूला लिखा था अपन ने। तो डिस्टॉर्शन थोड़ा बहुत भी अगर होगा तो डिस्टेंस बड़ा किस में आएगा? बड़ी हुई वाली बॉल में आएगा। और एक्चुअली क्या होगा, जितने बड़े स्फीयर्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें डिस्टॉर्शन के चांसेस उतने बड़े हो जाएंगे। भाई जितने ज्यादा बॉन्ड हैं, जितने ज्यादा एटम हैं, उनको शिफ्ट करना, डिस्टॉर्ट करना उतना आसान हो जाता है ना। जितने पास पास एटम्स हैं या जितने छोटे बॉन्ड्स हैं उनमें डिस्टॉर्शन क्रिएट करना उतना मुश्किल होता है। तो दोनों फैक्टर, क्यू डिस्टॉर्शन का फैक्टर और डिस्टेंस का फैक्टर जो है,
वो बड़े मॉलिक्यूल को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख देंगे, हम इतना डिटेल ना लिख के हम डायरेक्टली लिख देंगे कि वन डार वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और साइज, है ना। और उसका भी अपन एग्जांपल से देख भी लेंगे कि इसको यूज कैसे करेंगे अपन, लेकिन लॉजिक समझ में आता है ना बात, कि भाई जितना बड़ा स्फीयर, जितना बड़ा मॉलिक्यूल, उसका डिस्टॉर्शन उतना बड़ा होने के चांसेस ज्यादा, प्लस डिस्टेंसेस ज्यादा, तो डिस्टॉर्शन में डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनने के चांसेस भी ज्यादा। तो ये बात मैं तुमको लिखवा भी देता हूं। लिखो सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो अपना पोलैरिटी था, सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं एटॉमिक और मोलर मास एंड साइज, इन पे कैसे डिपेंड करता है ये अपने को देखना है। तो एटॉमिक या मोलर मास और साइज पे डिपेंडेंसी कैसे आती है, तो उसमें लिखो वॉन डर वाल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर एटम है तो एटॉमिक मासेस, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, अगर कभी दो चीजों का साइज सेम आ जाए, मैं सॉरी मास सेम आ जाए, तो साइज भी मैटर करेगा। जैसे साइज जिसका बड़ा होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब मास ज्यादा हो या साइज बड़ा हो, या फिर अगर मान लो मास बराबर आ जाता है, तो एक चीज साइज के साथ सरफेस एरिया भी देख सकते हैं। तो सरफेस एरिया, इनमें से कोई भी चीज बड़ा होगी तो वन डार वाल फोर्सेस बढ़ेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल ऑफ दीज। इसको यूज कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, एक बार लिख लो यहाँ तक। एग्जाम्पल से आपको इनका यूजेज भी बहुत क्लियर हो जाएगा, इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बन जाते हैं अपने पास। लिखा सबने? चलो, तो एटॉमिक मास या साइज दोनों से कैसे कंपेयर करेंगे ना, एग्जाम्पल देखते हैं। तो नोबल गैसेस के ग्रुप्स याद है किसी को? नोबल गैस का ग्रुप पीरियडिक टेबल में याद किया था। तो हीलियम, फिर क्या लिखते जाओ जरा चैट पे, हीलियम, उसके नीचे क्या, नियॉन, उसके नीचे आर्गन, वेरी गुड, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, है ना। जीनॉन तक लिखते हैं, रेडॉन नहीं लिखेंगे, रेडियो एक्टिव होता है, तो रेडियो एक्टिव की प्रॉपर्टीज पे ज्यादा अपन स्टडी नहीं करते। अच्छा, इनका मान लो आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है ना। मान लो इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोल दिया आपको। अब ऊपर से नीचे आते वक्त क्या क्या बढ़ रहा है आपका, ये बताओ। एटॉमिक मास बढ़ रहा है, बिल्कुल। अच्छा, साइज बड़ा हो रहा है क्या? साइज भी बढ़ रहा है। तो इस लॉजिक से फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन का क्या होना चाहिए? बढ़ेंगे। देयरफॉर forces of interactions increase and boiling point increases, तो एक्चुअली ये होता है। तो जीनॉन का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है और हीलियम का लोएस्ट है इन नोबल गैसेस। तो हीलियम का तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन ऑल स्पीशीज, इन ऑल ऑफ पीरियडिक टेबल। तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल गैसेस कह देते हैं, अमंग ऑल गैसेस नोन। जितनी भी नोन गैसेस हैं उनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का ही है, हीलियम से कम बॉइलिंग पॉइंट किसी गैस का हमारे पास है ही नहीं। और जीनॉन जो है, दिस इज हाईएस्ट इन दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप हमने लिखा है अभी ऊपर से नीचे का, उस ग्रुप में ही हाईएस्ट है हीलियम। हीलियम से जीनॉन तक में जीनॉन हाईएस्ट है ना। और जगह भी इस पे अपन बात करते हैं, और भी जगह ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ए एग्जाम्पल हुआ, अपना पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल F2Cl2 Br2 और I2। इसमें हम टॉप टू बॉटम जाते हैं।
तो अब इसमें एटॉमिक मास की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स होगा, ये एटम नहीं है। तो पहले ऊपर तक लिख लो, फिर मैं पूछता हूँ तुमसे सवाल। अच्छा, ऊपर वाले में सरफेस एरिया का कोई बता सकता है? ऊपर वाले में सरफेस एरिया का क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, है ना? बिल्कुल। जितना बड़ा एटम हो जाएगा, जितना बड़ा स्फीयर हो जाएगा, उतना सरफेस एरिया ज्यादा आ जाएगा। तो सरफेस एरिया का रूल यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं पड़ती है हमको, एटॉमिक मास से या साइज से हम डायरेक्ट बता देते हैं। कुछ केसेस होंगे जहां पर इनसे हम नहीं बता पाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि सरफेस एरिया कहाँ काम आएगा, वो भी मैं करवाऊंगा। बिल्कुल, सरफेस एरिया डिपेंड्स ऑन साइज, प्लस एक चीज और है, ऑर्गेनिक में आपको ब्रांचिंग ऑफ चेन्स आएंगी, मतलब चेन्स बनती हैं, बट उन चेन्स में ब्रांचेस भी बन जाती हैं। तो वहां पे सरफेस एरिया का इंपॉर्टेंट रोल आएगा, वो एग्जांपल मैं करवाऊंगा अभी आपको। यहां तक लिखा पहला एग्जांपल सबने? तो हम F2Cl2Br2I2 की बात कर लें भाई। तो बताओ भी बच्चों, F2Cl2Br2I2 नीचे जाते वक्त क्या हो रहा है? मास क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास है ये तो मॉलिक्यूलर मास का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इंट्रैक्शंस क्या कह सकते हैं? इंट्रैक्शंस या वॉन्डरवॉल फोर्सेस, VDW मैं शॉर्ट लिखूंगा वॉन्डरवॉल्स के लिए, ठीक है? वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। वेरी गुड, ऑसम रिस्पॉन्सेज बच्चों। देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे एक्सपीरियंस में भी है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा। आयोडीन जो है रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में मिलता है अपने को? किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड में, याद है? पढ़ा होगा, वेपराइज करते थे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, Br2 जो होता है वो लिक्विड स्टेट में मिलता है, और F2 किस स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे? गैसेस, दोनों ये ना, ये दोनों के दोनों गैसीय स्टेट में मिलते हैं। तो जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं, है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है। रूम टेम्परेचर पे तो ऑलरेडी गैस है, इसको बॉईल करना पड़ेगा, और इसको तो पहले हीट करेंगे तब गैस में कन्वर्ट होगा, राइट? तो हमारे ऑब्जर्वेशन और हमारी रूल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और करना भी चाहिए, कि जो चीज एक्सपेरिमेंट से आ रही है वो हमारी थ्योरी से भी आनी चाहिए, तभी तो थ्योरी काम की है। हाँ, आयोडीन को सब्लाइम करते हैं अपन, बिल्कुल आयोडीन को अपन सब्लाइम करते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया का रोल आएगा आपका, एक तो आएगा H2 और हीलियम के अंदर, ये लिख लो। थर्ड एग्जांपल में लिखवा देता हूं, H2 मोर देन हीलियम। तो यहाँ H2 जो है, दिस इज हायर सरफेस एरिया, और साइज भी इसका बड़ा होता है। तो मास तो हीलियम का ज्यादा है, हीलियम का मास 4 होता है, He is 4 एंड H2 is 2। बट क्योंकि हाइड्रोजन H2 में दो एटम्स होते हैं, तो उसका डिस्टेंस बड़ा होता है, उसका साइज जो आता है वो थोड़ा बड़ा आ जाता है, और सरफेस एरिया बड़ा आ जाता है ना? तो ये एक वन ऑफ एग्जांपल है जहां मास कम होने पे भी इंटरेक्शन ज्यादा है, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। अब सरफेस एरिया जहां मास सेम हो, ऐसे कुछ केसेस की हम बात कर लेते हैं जहां मास सेम है बट सरफेस एरिया में फर्क है, तो जहां एक्चुअली सरफेस एरिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो तुम लोगों ने ये वर्ड्स कुछ पढ़े हैं क्या? पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन अभी पढ़ लिए हैं क्या? पढ़े हैं, वेरी गुड वेरी गुड।
सही है, तो बस उन्हीं की बात करेंगे अपन। देखो जैसे आपने सबसे पहले नियो पेंटेन ले लिया, ठीक है। नियो पेंटेन इज सी, और उस पे चारों तरफ CH3 जुड़े हुए हैं, CH3, CH3 और CH3। और फिर आपने इसके नीचे लिया आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन में आपके पास है CH3, CH, CH3, CH2, CH3, और N पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन इज CH3, CH2, 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 CH3। अब इसमें जब आप ऊपर से नीचे आते हो, तो देखो बेटा, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांच हो गई और इसमें दो ब्रांचेस हो गई। तो किसका एरिया, सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा सा दिख रहा होगा आपको, बताओ जरा। फर्स्ट का दिख रहा है क्या? थोड़ा इमेजिन करो। देखो मैं तुमको इमेजिन करवाता हूँ, एक काम करते हो, रुको 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 जरा, मैं बता रहा हूँ। ये आपके पास सेंटर में एक कार्बन रखा था, ठीक है, और इसके ऊपर आपने 3 CH3 जोड़ दिए, तो ये एक CH3, ये 2 CH3, ये 3 CH3, और ये 4 CH3। स्फीयर्स हैं, सॉलिड स्फीयर्स, ठीक है, ओवरलैपिंग स्फीयर्स हो गए ये। और यहाँ आपके पास एक CH3, 2 CH3, 3 CH3, 4 CH3, 5 CH3, तो ओवरलैपिंग ऐसी हो गई। ओवरलैप एरिया को रेड से शो कर देता हूँ। तो जो ओपन सरफेस एरिया जो अंदर है मॉलिक्यूल के, वो तो मतलब का नहीं है, जो बाहर बाहर है वो काम का है। तो इसमें मैं सिर्फ बाहर बाहर ड्रॉ कर देता हूँ। तो बेटा किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ग्रीन वाला या रेड वाला? नहीं, ग्रीन ज्यादा नहीं है बेटा, देखो तो सही, ग्रीन कहाँ ज्यादा दिख रहा है, रेड ज्यादा दिख रहा है। भाई रेड ज्यादा बड़ा है ना, टोटल सरफेस एरिया देखो, दिस शुड बी मोर, ये ज्यादा है और ये तो कम है, क्योंकि अंदर जो है सेंटर वाला पार्ट तो बाहर है नहीं ना। इट्स लाइक देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो, अब अगर आपके पास एक सेंट्रल बॉल है और उसको आपने चारों तरफ से घेर कवर कर दिया, अगर आपने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया बेटा, तो कहाँ गया ये रहा, रुक जाओ, ये अच्छे से बन जाएगा। तो देखो, अगर आपने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया तो सेंट्रल वाली बॉल का तो स्फीयर अपने को दिखने वाला ही नहीं है, सिर्फ जो साइड वाले इन्हीं का दिखेगा, है ना। हालांकि ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट्स रिलेटेबल टू दिस, है ना। अब इन्हीं को अगर आप सीक्वेंस में लगाते लीनियरली, इसी की जगह आपके पास ये लीनियर होते, तो अगर ऐसे, मतलब मैं सारे नहीं जोड़ रहा हूं, बट ऐसे लाइन से लगाते जाओ आप, ऐसे साइड में बढ़ाते जाओ, तो सबका एरिया काउंट होगा ना।
ऐसे दिख रहा है। तो जितना ये बिना ब्रांच के रहेगा, लीनियर चलेगा, उतना अच्छा है। सही बात है। तो ये अपने को याद रखना है अब, कि जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है उसमें क्या होता है कि ब्रांचिंग में आपका जो ओपन एरिया था वो कवर हो जाता है दूसरे स्फीयर से। तो एक दूसरा स्फीयर आपकी ब्रांच को कवर कर लेता है, तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, तो नीचे जाते वक्त जो है अपना जो सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है। लीनियर में सरफेस एरिया कम कवर होगा और ब्रांच वाले में सरफेस एरिया ज्यादा कवर होगा। मतलब कवर्ड सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया एक्चुअल कम हो जाएगा। बात समझ में आई ना जो मैंने बोला अभी, स्टेटमेंट। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इसको। तो सबसे पहले तो डायग्राम हटाएं अपन और इसको लिखते हैं। क्या लिखना है कि ऑन मूविंग डाउन जो है सरफेस एरिया बढ़ रहा है। पहले तो ये बता इनका मोलर मास सेम है क्या। सुजल बेटा क्या रह गया तेरे लिखने को। पहले तो मोलर मास सेम है क्या सबका। सबसे पहले बात तो ये कर ले मोलर मास सेम है कि नहीं है। सबका मोलर मास सेम है। अरे सेम है बेटा, सबका फॉर्मूला सेम है। C5H12 भी है ना, किसी का भी फॉर्मूला देख लो। C5H12, 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 तो मोलर मास सेम है। तो मोलर मास इज सेम या मॉलिक्यूलर मास इज सेम। मॉलिक्यूलर मास इज सेम। और मूविंग डाउन द ग्रुप सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वॉन्डरवॉल फोर्स इज इंक्रीज, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो तुम्हारा नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, सॉरी, नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आएगा और नॉर्मल पेंटेन का इसमें हाईएस्ट आएगा। लीस्ट और हाईएस्ट सरफेस एरिया बढ़ने से आपका बॉइलिंग पॉइंट या फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ता है। और इस टाइप के केसेस में ही सरफेस एरिया का सबसे ज्यादा यूज आएगा। इसी के लिए मैंने आपको सरफेस एरिया वाला पॉइंट लिखवाया था। जब मॉलिक्यूलर मास सेम होगा बट सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसको नोट कर लो। हाँ भाई, जितना आपकी ब्रांचिंग कम होगी उतना एरिया ज्यादा होगा। जितना आपकी ब्रांचिंग हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, एक एटम के आसपास जितने दूसरे स्फीयर्स रखे हो गए तो इसका जो एरिया दिख सकता था वो अब नहीं दिख रहा है ना। तो मान लो आपके पास ऐसे लाइन लंबी चेन है तो पूरा एरिया ओपन है। अब इस चेन को आपने कहीं से बेंड कर दिया या कर दिया तो जो ओपन एरिया था उसके ऊपर कोई दूसरा स्फीयर आ गया, तो ये जो एरिया खाली था ये दिख सकता था बट अब दिख नहीं रहा है। तो सरफेस एरिया कम हो गया। अमन बेटा वॉन्डरवॉल फोर्सेस ही नहीं है, कोई भी टाइप का इंटरेक्शन हो तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो ही है। अभी आगे चल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक फैक्टर होगी बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस लिखा अपन ने इसलिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए। कोई भी चीज जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बढ़ाएगी वो बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगी। चाहो तो मैं स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूं। लिख लिया सबने। तो वो स्टेटमेंट लिखवाऊं क्या, इंटरेक्शंस और बॉइलिंग पॉइंट वाला। ठीक है, तो वो भी लिख लो। एनीथिंग और फैक्टर which increases the intermolecular interaction
will increase the boiling point and melting point of the species. Will increase the boiling point and melting point of the species. इसलिए तुम जनरली ऑब्जर्व करोगे कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होते, क्योंकि उनमें प्रॉपर चार्जेस होते हैं। डाइपोल नहीं, चार्जेस ही होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो उनमें इंट्रैक्शन हाई होता है ना। चलो तो ये लिख लो। अब अपन इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन फैक्टर है। उसको अलग से इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं और उसके इफेक्ट्स भी काफी सारे हैं, इसलिए उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो वैसे तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही टाइप है एक, बट सिंस इट्स इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर तो उसको हमने पूरा एक कैटेगरी अलग बना दिया। तो भाई जिन जिन लोगों का बचा था उन्होंने लिख लिया। ठीक है, चलो भाई अपन लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुजल कितना पीछे चल रहा है, ये ले लास्ट स्लाइड। इतना क्या पीछे चल रहा है तू। नेक्स्ट हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसमें लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते चलना, जब समझना होगा तो मैं बता दूंगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डाइपोल डाइपोल इज एन एग्जाम इज अ केस ऑफ, ऐसे कर लेना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ केस ऑफ either dipole dipole or ion dipole interaction, which has a bond dissociation energy in the range of 8 to 42 kilojoule per mole, full stop. This type of interaction exists when this type of interaction exists when hydrogen atom is bonded with when hydrogen atom is bonded with more electronegative element like fluorine, nitrogen, oxygen, or sp hybridized कार्बन। तो बहुत ही लिमिटेड केसेस हैं जहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा, उससे आपको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको मिल सकता है।
यानी कि अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन यानी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर फ्लोरीन है, जिनमें से किसी एक से आपका हाइड्रोजन जुड़ा है ना, बॉन्डेड टू एनी वन ऑफ दीज, तो इन चारों को में से किसी को भी जब हाइड्रोजन से जोड़ोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, हाइड्रोजन होगा या इन चारों में से कोई रहेगा? इन चारों में से कोई एक होगा। तो हाइड्रोजन पर इस केस में चारों में से किसी से भी बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन पे आने वाला है पार्शियल पॉजिटिव, और जिससे भी बॉन्ड बनाएगा उस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, या तो कार्बन पे या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन पे। तो हाइड्रोजन का जो पार्शियल पॉजिटिव है ये, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का जो इंटरेक्शन है वो जनरली पार्शियल नेगेटिव जो भी अपन ने केसेस लिखे हैं, इनमें क्या है, लोन पेयर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल सही बात है सुजल। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स जो होते हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज या तो एफ, या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, एफ नेगेटिव भी अगर है, तो इन सब पे लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लोन पेयर्स। तो इनके लोन पेयर का इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज के साथ एक इंटरेक्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, और इस अट्रैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज का इनमें से किसी भी एक के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं भी आपको लिखवाता हूँ। बट आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या नहीं, वो ये तरीका है कि इनमें से कोई एक कंडीशन होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा आपको। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। इसको ड्रॉ करो, मैं समझाता हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई इनमें से किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या हो सकता है। हवाई क्लास लिख लिया? चलो, तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन ही देता हूँ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ही आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से किन स्पीशीज के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाएगा, है ना। तो लिखो क्वेश्चन। Which of the following pairs can have which of the following pairs can have a hydrogen bond between them? Your options are A, H2O with H2O, B, HCl with HCl, C, CH3OH with H2O, D, HCN with HCN, E, CH3
C double bond O CH3 with H2O F C5H5N with H2O G HF plus HF। इनमें बताना तुमको किस किस में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। C5H5N का स्ट्रक्चर मैं तुमको बता देता हूं। C5H5N will be like this। बेसिकली बेंजीन रिंग में एक जगह से CH हटा के आप नाइट्रोजन रख दो तो आपको C5H5N मिल जाएगा। तो भाई एक एक करके डिस्कस कर लेंगे अपन कि इनमें से किस किस में हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक बार लिख लो पूरा, फिर मैं पूछता हूं तुम लोगों से। लिख लिया सबने? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन ही है। हमने कहा ना डाइपोल डाइपोल या डाइपोल आयन। तो एक बार मैं बता भी देता हूँ, सबने लिख लिया तो देखो बेटा, डाइपोल डाइपोल या डाइपोल आयन। देखो ये अगर HF है मान लो तो ये डाइपोल है भाई। अगर HF है तो ये डाइपोल है। तो एक ये डाइपोल है और इसका मान लो ये दूसरा HF ही था तो ये भी डाइपोल था। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया। बट इसको हमने डाइपोल डाइपोल में इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इंटरेक्शन बाकी नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से थोड़ा ज्यादा होता है। फोर्सेस में इंटरेक्शन के जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड्स हम इसको अलग कैटेगरी में ही पढ़ते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसको अलग कैटेगरी लिख दे दी पूरी। अच्छा, डाइपोल आयन भी है, यहाँ मैंने F नेगेटिव लिखा है, ठीक है। F नेगेटिव है ये, तो ये आयन हो गया और ये डाइपोल हो गया। तो डाइपोल और आयन में भी इंटरेक्शन है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। बट डाइपोल की कंडीशन क्या है कि वो डाइपोल ये वाला होना चाहिए, हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से जुड़ा हो या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से। तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, जितना S कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका नेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल या आयन डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। एक एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन नहीं खींची है, कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन ही है। चलो भाई, तो पहले केस में क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? ये तो पढ़ा होगा कभी ना कभी कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं ना। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपके पास H2O है तो यू हैव HOH। तो एक कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो गई कि पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी हैं। तो दूसरी तरफ H2O देखोगे तो ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, तो ये इंटरेक्शन हो जाएगा लोन पेयर के साथ। यही चाहिए था ना, एक तरफ हाइड्रोजन चाहिए जो चार में से किसी एक से जुड़ा हो और दूसरी तरफ कुछ केसेस में लोन पेयर चाहिए होता है। तो जिन केसेस में लोन पेयर चाहिए होता है उनको देख लो, ये ऑक्सीजन वाला केस यहाँ फिट हो रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। HCl और HCl में होगा क्या? जैसे चलो इसको तो हमने टिक कर दिया कि हाँ भाई है। HCl और HCl में होगा क्या? तो कुछ लोग कह रहे हैं होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होगा। तो देखो HCl में बेटा आपके पास Cl है और H है और Cl है और H है, तो लोन पेयर तो है आपके पास, ठीक है। लोन पेयर वाली कंडीशन तो हो गई फुलफिल। बट क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? भाई इस तरफ आपके पास क्या क्या हो सकता था, या तो कार्बन होता या नाइट्रोजन होता या फ्लोरीन होता या ऑक्सीजन होता। कोई भी है क्या इनमें से? नहीं है। और अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो
तो HCl मैंने ऊपर लिखा था एग्जाम्पल में, याद है? आई रोट HCl एज एन एग्जाम्पल इन दिस, इसलिए ही लिखा था इसको ऊपर, क्योंकि इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में रखते हैं। इसको हम HCl का HCl से नहीं हो सकता, किसी और से हो सकता है मे बी, बट HCl का HCl से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक तरफ की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, दूसरी तरफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। दोनों तरफ की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर करेंगे। ये कंडीशन भी होनी चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए। तो HCl सिर्फ ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है, इस तरफ वाली फुलफिल नहीं कर पा रहा है HCl। ठीक है, तो इसको लिख दो आप नो। हाँ बेटा, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं होता, आपको एक्चुअली छोटा साइज भी चाहिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, बट वो छोटा भी होना चाहिए, इसलिए क्लोरीन नहीं लिखा अपन ने। मोस्टली सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ आप देखोगे, जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर पाता है। अगला CH3OH H2O, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्या? जरा स्ट्रक्चर लिख के देखो, किसी तरीके से हो रही है क्या? नहीं, लिख के देखा करो बेटा। CH3OH, CH3OH, और दूसरी तरफ क्या है? H2O। तो OH और H, क्या कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं? देखो, थोड़ा ध्यान से बना के देखोगे तो कुछ कुछ तो दिख रहा होगा फुलफिल होता हुआ, है ना? तो ये भी करेगा। तो मैं बाकी 1 2 3 4 थोड़ा होमवर्क दे दूं, थोड़ा सोचना इसको, है ना? बाकी मैं बताऊंगा इसको। हाँ करण बेटा, होगा उस केस में। ठीक है, चलो, करण ने एक सवाल पूछा है, मैं वो लिखवा भी देता हूँ कि ABCDEFGH और आई केस जो है, करण कह रहा है कि सर HCl और H2O में क्या होगा। तो कर लो इसको भी होमवर्क में, करेंगे ना? चलो, तो ये आपका रहेगा थोड़ा होमवर्क। ये 5 केसेस जो हैं, ये हो गए होमवर्क। ये करके लाओ, इसको अपन करेंगे डिस्कस। अच्छा, H मिस हो गया क्या अपने से? अच्छा हाँ यार, रुक जाओ, जी के बाद तो H आएगा। H मिस कर दिया अपन ने, तो और एक दे दूं क्या एग्जाम्पल आई तक करने के लिए? चलो एक और बढ़ा देते हैं अपन, ABCDEFGHI। इस बार तुमको क्या देते हैं? इस बार तुमको दे देते हैं HF और HCl। चलो, या रुक जाओ, NH3 नहीं दिया ना अभी तक मैंने। हाँ, NH3 देते हैं, रुको। NH3 इन वाटर, लो। ठीक है, तो यहां तक करो। ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे, 6 केसेस हो गए होमवर्क, है ना? और इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि किन फैक्टर्स पे हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है। तो इसकी अगली हेडिंग अपने को लिखनी है। लिख लिया क्वेश्चन सबने? फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थोड़ा स्पेस रख लेते हैं, डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ सकती है अगली क्लास में अपने को। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो अपन देख लेते हैं।
तो नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to electronegativity of atom bonded with hydrogen and is inversely proportional to size। तो जितना छोटा होगा या जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका इंटरेक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मान लो आपका HF है, इसका इंटरेक्शन किसी एक स्पीशीज के साथ है, लोन पेयर वाली, और वहीं आपके पास OH है, इसका इंटरेक्शन भी दूसरी तरफ सिमिलर स्पीशीज है, और अगर NH है, इसका इंटरेक्शन भी सिमिलर स्पीशीज के साथ है। तो इन तीनों में जो ऑर्डर आएगा इंटरेक्शन का वो क्या आएगा, मतलब हाईएस्ट किसका हो जाएगा? HF का हो जाएगा, सही है ना भाई? दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉलेस्ट इन साइज ना। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन OH इज स्ट्रॉन्गर देन NH, क्योंकि दूसरी तरफ वाला फैक्टर हमने सेम रखा है, राइट? हाँ, अब इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि HF है, HCl है, HBr है, HI है, जब इनको कंपेयर करते हैं तो यू हैव HF, HCl, HBr और HI। तो बाकी सब में डाइपोल हैं लेकिन उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और HF दूसरे HF के साथ, ठीक है, वही अपन कंपेयर नहीं कर रहे, तो HF विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF जो है वो दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, बट HCl, HBr, HI जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये आते हैं किस कैटेगरी में? डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन में। तो हमने इन तीनों को लिखा भी था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के एग्जांपल में। कीसन के एग्जांपल में हमने HF नहीं लिखा था, वहां पे HCl, HBr, HI लिखे थे, बट HF नहीं लिखा था हमने, स्पेसिफिकली इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि HF इज एन एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ फ्लोरीन का साइज छोटा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इनके साइजेस बड़े हो जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लिखा? हाँ प्रेशर बेटा, दूसरे एटम पर लोन पेयर होना जरूरी है, ये मैं भी आगे चल के एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए दूसरी साइड पे लोन पेयर होना जरूरी है, बिना लोन पेयर के नहीं हो पाएगा। लोन पेयर होगा तभी अपन उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर सिर्फ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर नहीं है, तो फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा। यहां तक लिखा सबने? सेकंड फैक्टर मुझे लिखवाना है। मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इस सेकंड फैक्टर से ही स्टार्ट करवाऊंगा। तो वी विल ट्राई एंड फिनिश ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अ नेक्स्ट लेक्चर एंड मूव ऑन टू आयोनिक बॉन्ड्स, है ना? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग अगले केस में कर लेंगे। आप लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा पढ़ के आना, प्री रीड करना थोड़ा सा, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
ये और इसके एग्जांपल्स अपन लोग अगली क्लास में कंपेयर करेंगे। यहाँ भी कुछ जगह बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करने में हमको आइडियल बॉन्डिंग हेल्प करती है। अगर आप ढूंढ सको तो थोड़ा सा देख के आना कि वाटर, अमोनिया, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, पानी का तो पता होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। अमोनिया का कोशिश करना मेल्टिंग पॉइंट पता करने का, तो थोड़ा आइडिया लगेगा, आगे यूज करेंगे अपन इसको, है ना। ठीक है, चलो तो आज इतना ही दे रहा हूं मैं होमवर्क। वो एक क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, वो करना है, और थ्योरी अपन यहाँ पे रोक लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्री रीड का होमवर्क रहेगा, वो 6 पार्ट्स आपके होमवर्क रहेंगे, इतना कर लो।